मैं उसार साहब, मैं मोहम्मद असलम, मैं रहमतुल्लाह। आप देखें दोस्तों आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो पे। अब वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि 3 हम वीडियो बना रही है, 2 की रात या सुबह 3 को ही अपलोड होगी। सुबह तो हो जाएगी 2-4 घंटे बाद। तो ये 4 को रिजल्ट है इंडिया के। तो उस पर ये एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल ये कि एक एस्टिमेटेड लगाया जाता है कि कौन सी पार्टी कितनी सीट लेने वाली है। तो अंकित सर की वीडियो बड़ी शानदार डिटेल्ड वीडियो और थोड़ी लेंथी है, थोड़ा सब्र से बैठना पड़ेगा आपको भी, हमें भी। देखते हैं पहले वीडियो, फिर बात करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसे सेशन की चर्चा करने के लिए जिसे आप सभी लोग अभी तक तरह तरह के न्यूज चैनल्स पर देख चुके हैं। मतलब नथिंग न्यू इन दिस, क्योंकि कल से ही पूरे टाइम सभी न्यूज चैनल्स पर, सभी पत्र पत्रिकाओं में, सभी तरफ व्हाट्सएप पर एक ही चीज चल रही है और वो है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल के अंदर बीजेपी के द्वारा लीड किया गया एनडीए गठबंधन जीतता हुआ दिखाया गया है। एग्जिट पोल में जीतता हुआ दिखाया गया है, लेकिन फाइनल रिजल्ट 4 जून को आने वाले हैं। 4 जून से पहले और 1 तारीख के बीच में जो भी समीकरण है वो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या ये एग्जिट पोल सही है? क्या कांग्रेस के द्वारा बताया गया 295 का एक एग्जैक्ट फिगर, क्या वो सही है? नंबर तीसरा, क्या ये कोई कॉन्स्पिरेसी है? इन तीनों ही बातों पे आज के सेशन में जिक्र होगा। लेकिन चूंकि आप में से बहुत से लोगों ने तरह तरह से एग्जिट पोल को अपने अपने तरीके से विश्लेषण किया होगा, तो हम भी आपको जानकारी तो एग्जिट पोल की देंगे, लेकिन उसके साथ साथ दुनिया ने एग्जिट पोल्स को देखकर क्या प्रतिक्रिया दी, भारत ने इस बात को कितना सकारात्मक लिया, कल का शेयर मार्केट कितने नंबर छुएगा और वो दुनिया में कौन सा रिकॉर्ड बनाएगा, ये सारी बातें आज के सेशन में हैं। आपसे गुजारिश है कि थोड़ी ही देर में आप सब लोग सेशन में बहुत ज़्यादा लीन हो जाएंगे, तो कृपया करके पहले ही सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार पहुंचे हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे गारंटी है कि आप आराम से इसको पसंद करेंगे और आगे बढ़ना शुरू करिए। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसा आप सभी को मालूम है, भारत के अंदर 7 चरणों के अंदर चुनाव कंप्लीट कराए गए। लोकसभा के 7 चरणों में हुए चुनाव के 1 तारीख को मतदान जैसे ही 7वें चरण का खत्म हुआ, उसके तुरंत बाद एग्जिट पोल 2024 जारी कर दिए गए। जिस समय एग्जिट पोल्स आने वाले थे, उसी समय हमने अपने एक और यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला पर एग्जिट पोल्स निकाले कैसे जाते हैं, इस पर एक प्रॉपर सेशन किया था। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने देखा हो, नहीं देखा हो तो आज भी हल्का सा ब्रीफ में इसका आपको दूंगा। एग्जिट पोल्स के अंदर जो प्रमुख दावेदार हैं 18वीं लोकसभा के अंदर, उन सब के परिणाम आने वाले हैं। यानी एग्जाम चला था, उस एग्जाम के रिजल्ट्स, उनका प्रिडिक्शन चल रहा है। जैसे ही पेपर देकर आप बाहर निकले तो कितना परसेंटेज आएगा आपके इस एग्जाम में, उन्हीं का डिस्कशन फिलहाल चल रहा है। 18वीं लोकसभा के लिए जो चुनाव हुए, इन चुनावों में 7 चरणों में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की 542 सीटों पर चुनाव हुए, क्योंकि 543वीं सीट पर निर्विरोध पहले ही सांसद चुन लिया गया है। औसत 65.14% की वोटिंग हुई। 19 अप्रैल से 4 जून तक यह चुनावी प्रक्रिया कुल 46 दिनों तक चली है, जो कि 1952 के बाद सबसे लंबी प्रक्रिया है। 1952 में चुनाव 4 महीने चले थे। और अगर सबसे कम समय की बात की जाए तो 1980 में जब बैलेट पेपर से मतदान होता था, तो 4 दिन में ही चुनावी प्रक्रिया खत्म कर ली गई थी। अगर बात 2019 की जाए तो 39 दिन के अंदर 2019 में चुनाव प्रक्रिया पूर्ण हुई थी। तुलनात्मक रूप से यह उससे बड़ी चुनावी प्रक्रिया है। जैसा मैंने आपको कहा और आप लोग ऑलरेडी सुन भी चुके हैं कि एग्जिट पोल में बीजेपी लीड कर रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट नंबर बोला गया है और वो नंबर है 295। 295 यानी कि इंडिया अलायंस अपनी तरफ से 295 सीट लेकर आ रहा है। यह बात जब राहुल गांधी जी से पूछी गई तो उन्होंने अपनी तरफ से रिमार्क देते हुए कहा कि सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना है क्या? इतना कहते ही सिद्धू मूसेवाला का सर्च होना शुरू हो गया। सिद्धू मूसेवाला का एक गाना है 295, उसका क्या कंटेक्स्ट है
चुनावों में उसका क्या रोल रहा है, वो भी आज के सेशन में जिक्र होगा। अगेन गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी अपनी पाठशाला को पहले सब्सक्राइब करके आ जाइए, क्योंकि रोजाना सुबह 9 बजे वहां पर रियल न्यूज एंड एनालिसिस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है। हमारी अपनी वेबसाइट अवेलेबल है, हमारा अपना एप्लीकेशन अवेलेबल है, जहां पर प्रॉपर तरीके से कोर्सेज उपलब्ध हैं। जिनको प्रॉपर तरीके से अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी करनी है, फाउंडेशन के कोर्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के 1499 में रिकॉर्डेड रूप से हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। साथियों, एग्जिट पोल होता क्या है, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसा शब्द है EXIT, एग्जिट। एग्जिट का मतलब बाहर निकलना। जब आप चुनाव स्थल से वोट देकर बाहर निकलते हैं और उसी समय पत्रकार आपसे पूछ ले कि भैया वोट किसको दिया, और आपने जो जवाब दिया वही जवाब पत्रकार अपने ऊपर वालों को बता दे कि सर यहां तो इसको ज्यादा वोट दिया जा रहा है, उस आधार पर सैंपल कलेक्ट करके जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसे हम एग्जिट पोल कहते हैं। भारत में लगभग 144 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं। उनमें से वोट देने लायक 100 करोड़ के आसपास लोग होंगे। उनमें से मतदान अगर 65% के आसपास हुआ तो कम से कम 60 से लेकर 80 करोड़ मतदाता निकल कर आएंगे जिन्होंने वोट दिया होगा। लेकिन 60 से 65 करोड़ मतदाताओं के पास चुनाव के अंदर लोग नहीं पहुंचते पूछने कि भैया किसको मत दिए। तो फिर क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर लोगों से पूछा जाता है कि भैया वोट किसको दिए। जिस आधार पर वो जवाब देते हैं उसी आधार पर सर्वे किया जाता है। फिर वही वाली बात, इतने सारे लोगों से पूछने के स्थान पर कुछ लोगों से पूछकर पता कैसे लगा सकते हैं। इस बारे में अक्सर मैं तर्क देता हूं कि समुंदर का पानी खारा है, इसके लिए पूरा समुंदर पीने की जरूरत नहीं है। आंजली भर पानी अगर आप पी लें तो भी समझ में आ जाएगा कि पानी खारा है। लेकिन कुछ लोगों का फिर इस पर एक तर्क होता है कि समुंदर का पानी कहीं बहुत ज्यादा खारा है, कहीं कम खारा है, इसके लिए तो आपको अलग अलग जगह जाना होगा। इसी कारण से एग्जिट पोल की एक्यूरेसी को लेकर सवाल उठते रहते हैं कि एग्जिट पोल में जो सैंपल कलेक्ट किया गया है कुछ 1,50,000 लोगों का, वो एकदम सही हो, इसकी क्या गारंटी है। अच्छा, ये बात की भी क्या गारंटी है कि उस व्यक्ति ने सही में ये बता दिया हो कि उसने किसको वोट दिया है। कुछ लोग इसे निजता से जोड़कर देखते हैं कि भाई हम क्यों बताएं हमने किसको वोट दिया है, तो फिर आदमी को कैसे पता चलाना है कि कैसे वोट दिया है। इस पर हमने आपको सर्वे का तरीका बताया था। लगभग हर टीम अपने प्रकार के 6-7 प्रश्न बनाकर लेकर जाती है। जो अलग अलग एजेंसीज होती हैं जो इलेक्शन सर्वे करती हैं, वो अपने साथ कुछ प्रश्न लेकर पहुंचती हैं, वक्ताओं के रूप में पूछती हैं, सर जी किसको वोट दिए। बोले नहीं बताएंगे, जाओ किसको दिए। अच्छा, केवल इतना बता दो, महंगाई से परेशान हो क्या। अरे काहे नहीं हम महंगाई से परेशान, बहुत महंगाई चल रही है। तो बताओ, मत बताओ कि तुम किसको वोट दिए, हम समझ गए कि तुम किसको वोट दिए। अच्छा एक बात बताओ, हिंदू संकट में है क्या। भाई साहब काहे नहीं है, दिख नहीं रहा है आपको कि आबादी घट रही है, मतलब समझ में आ गया। तुम मत बताओ किसको वोट दिए, लेकिन हमें समझ में आ गया कि तुम किसको वोट दिए। अर्थात क्वेश्चन के आधार पर, मुद्दों के आधार पर भी यह तय कर लिया जाता है कि व्यक्ति का नेचुरल इंक्लिनेशन किस तरफ से है। आप किसी पॉलिटिकल वक्ता के रूप में किसी से अगर जानकारी पूछें, भाई साहब किसको वोट दिए, तो हो सकता है वो ना बोले, लेकिन अगर आप उसको मुद्दों पर लेकर आए कि भैया क्या लगता है आपको, विदेशी संबंध सही चल रहे हैं क्या इंडिया के। अरे भाई साहब पूछिए मत, मोदी जी युद्ध रुकवा दिए थे, तो बोले भाई युद्ध रुकवा दिए ना, तो इसका मतलब तुम्हारा वोट पता चल गया है कि कहां गया है। वहीं दूसरी तरफ कि देखे नहीं, नेपाल अपने नक्शे में कुछ गलत छाप लिया है, भाई साहब इंडिया का हिस्सा छाप लिया है, इंडिया के अंदर चाइना घुसकर बैठा है, तब कुछ नहीं कहिएगा, तो इसका मतलब समझ गए कि तुम वोट किसको दिए हो। समझ में आया। कुछ इस प्रकार के प्रश्नों से सैंपल की इंटेंसिटी कलेक्ट की जाती है कि कितना कन्विंसिंग अंदाज में किसी व्यक्ति ने जवाब दिया है। अच्छा, अब इसमें एक तर्क और दिया जाता है कि भाई ये न्यूज चैनल वाले जो हैं ये शहरों में जाते हैं, लेकिन गांवों में थोड़ी जाते हैं पता करने की गांव में क्या चल रहा है। गांव में जातियां चलती हैं, गांव के अंदर आरक्षण का मुद्दा चलता है, बेरोजगारी चलती है, महंगाई चलती है, पानी की समस्या चलती है, नल की समस्या चलती है। इनके बारे में सर्वे कैसे करेंगे। इसी को ध्यान में रख करके लोग कहते हैं कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं हो सकता, यह केवल एक कयास हो सकता है, और इसी कयास में 1 तारीख से लेकर 4 तारीख के बीच का समय गुजरना है। हमने 1 तारीख से लेकर अब तक कोई सेशन इसीलिए नहीं डाला कि आप आराम से दुनियादारी घूम लीजिए, फिर हम चर्चा करेंगे कि लोगों के कयास क्या हैं। अब कयास की बातें क्यों कर रहा हूं, इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए।
जब बीजेपी की बढ़त दिखाई गई, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि बीजेपी लेड एनडीए गठबंधन को जीतता हुआ दिखाया जा रहा है, तो अब संभावनाएं जो अपोजिशन द्वारा व्यक्त की जा रही हैं, इंडिया अलायंस का कहना है कि हम 295 सीट जीत रहे हैं। एग्जैक्ट नंबर है उनके पास, कि जैसे इलेक्शन कमीशन ने बता दिया हो कि आपको 295 मिल रही हैं, बस अब मस्त रहिए, रिजल्ट लीक हो चुका है टाइप से, तो उनका तो 295 का फिगर आ रखा है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी जिस प्रकार से प्रचार कर रही है ना कि हम साहब जीत रहे हैं, इसका मतलब कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हो रही है। बोले क्यों? हो सकता है इनको आंतरिक रूप से पता चल गया हो कि हम हार रहे हैं, लेकिन जो डुलमुल रवैये वाले लोग हैं या फिर वो जो निर्दलीय प्रकार के लोग हैं, उनको रिजल्ट से पहले और 1 तारीख के बीच में जाकर अप्रोच किया जाए कि देखो हमारी सरकार आ रही है, 4 तारीख से पहले तुम्हें ऑफर दे रहे हैं, सरकार की तरफ आना चाहते हो तो तुम्हें पद दे देंगे, बाद में मत कहना। तो ऐसी स्थिति में भागते चोर की लंगोट ही अच्छी जो डायलॉग है, तो ऐसी स्थिति में कुछ राजनीतिक दल हो सकता है कि बीजेपी के बहकावे में आने का प्रयास करें कि यार ये लोग तो जीतने वाले थे, इनके साथ होलिए तो क्या पता कुछ मंत्री पद मिल जाए, तो सर हमारा समर्थन आपके साथ है। यह भी एक कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। इस बात को लेकर अपोजिशन बहुत डाउट कर रहा है। फिर आपको पता तो है ही, फाइनली ईवीएम जिंदा हो जाएगा और वो ईवीएम जिंदा होकर चिल्लाएगा कि देखिए ईवीएम में फिर से धांधली हो गई। हालांकि इस बार इंडिया अलायंस ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे सभी लोग सजग रहें, ईवीएम पर नजर गड़ाए रखें, एंड तक वहीं बैठे रहें, पता चले कि लास्ट में पर्चा फिर गया, बाद में मत कहिएगा। इस प्रकार से पूरी पॉलिटिकल राजनीतिक चीजें चल रही हैं। अब एक बड़ा सवाल आता है, एग्जिट पोल जान लिया क्या होता है, कैसे होता है, अब बड़ा सवाल आता है कि साहब कितना सही होता है ये, क्या है पुराने इतिहास इसके। तो देखिए क्या है जी, भारत की लोकसभा में 543 सीटें हैं, लोकसभा में 272 सीटें जिसके पास आ जाएंगी वो सरकार बना ले जाएगा। बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट किया 400 पार का। ये बिल्कुल वैसा है कि अगर आपको किसी पेड़ की ऊंचाई पर चढ़ना है तो आसमान की ऊंचाई में उछलने की तैयारी करिए, पेड़ तक तो पहुंच ही जाएंगे। बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट किया कि एनडीए 400 लेकर आएगा, तो पूरा अपोजिशन इस बात में उलझ गया कि ये 400 नहीं ला पाएंगे, गारंटी है। अब वो 400 नहीं ला पाएंगे तो बोले कितना लाएंगे, 400 किसी हालत में नहीं पहुंचेंगे, अधिकतम 350 पहुंच जाएंगे। वही वाली बात हुई, उन्हें चाहिए 272 था, 272 से ऊपर चाहिए था, उसके ऊपर जो आ रहा है वो सब छीजत में गया, उसका कोई मीनिंग नहीं है। हमारे संविधान में लोकसभा की इकलौती सीटों से कोई फर्क नहीं पड़ता, 272 से ऊपर आपकी सीटें आ रही हैं, वो केवल संविधान संशोधन के समय जो 2/3 बहुमत की कहानी आती है उसमें, लेकिन राज्यसभा का भी महत्वपूर्ण रोल होता है जिसमें इनके पास 2/3 नहीं है, लेकिन फिर भी ये नैरेटिव डाल दिए। तो साइकोलॉजिकल गेन शुरुआत में 400 का मार दिए, अपोजिशन उस समय पर लाइन मार दिया कि ये 400 लेकर अगर आए तो ये संविधान संशोधन करेंगे, अब देख लो कहीं आरक्षण ना छिन जाए। तो फिर बीच में इलेक्शन ने दिशा बदली कि इलेक्शन के अंदर बात निकल कर आई, बीजेपी सफाई देने आई कि भैया हम आरक्षण नहीं छीनने वाले हैं, हम तो वो हैं जो आरक्षण दे रहे हैं, आरक्षण तो कांग्रेस छीन रही है जो कि कर्नाटक जैसे राज्य में ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को दे रही है। तो चुनाव में बीच में हिंदू मुसलमान घुस गया, तो हिंदू मुसलमान खूब चला, आरक्षण खूब चला, मतलब संविधान संशोधन खूब चला, 46 दिनों में खूब कंटेंट मार्केट के अंदर आया। कोई नहीं साहब, फिलहाल 2019 के अंदर एनडीए 342 सीटें जीतकर सरकार में आ गया था। अब अगर हम इस बार की बातें करते हैं तो इस बार के चुनाव में 2024 के जो एग्जिट पोल निकले हैं, इनके अंदर जितने भी प्रकार की सर्वे करने वाली एजेंसीज हैं, उन एजेंसीज ने एनडीए को 365 सीटें देने का वादा कर दिया है। जहां पिछली बार 342 सीटें थी एनडीए के पास, इस बार 365 सीटों का वादा किया गया है कि इतनी सीटें तो मिल ही रही हैं। और इनके इस पोल के अंदर 365 में इंडिया अलायंस को 145 सीटों का ही अनुमान दिया गया है और अदर्स के खाते में 32 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर उस कहानी को सही माना जाए कि एग्जिट पोल्स को भी मैनेज कर दिया गया है, तो असली में मैनेज किनके लिए किया गया होगा, तो बोले इन 32 सीटों के लिए मैनेज किया गया होगा, इन 32 को अपने पास बुलाने के लिए कि तुम इधर आ जाओ, बाद में पता चला कि तुम दूसरी तरफ चले गए, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम सरकार से चूक रहे थे तो सरकार तुम्हारे कारण बनाने में कामयाब हुए। खैर एनीवे, एग्जिट पोल्स के अंदर
तमाम प्रकार की न्यूज एजेंसीज के एग्जिट पोल निकल कर आए, जिनमें सभी का जब औसत निकाला गया, जिन्होंने अपनी तरफ से किस किस को बहुमत दिया, उस औसत में पोल ऑफ द पोल में 365 सीट पाकर के एग्जिट पोल 2024 में एनडीए आगे चलता हुआ दिखाई दिया। यानी कि यह सरप्लस है, 272 से काफी ऊपर है। सरकार, बहुमत की सरकार बनाने में 272 नंबर चाहिए था, यहां 365 एग्जिट पोल दिखा रहा है। तमाम प्रकार के न्यूज सर्वे एजेंसीज ने अपनी तरफ से जारी किए और पोल निकल कर आया कि ये लोग ऑलरेडी बहुमत में हैं। ठीक है साहब। स्टेट वाइज भी अगर बात की जाए तो स्टेट वाइज भी 2019 से बेहतर करती हुई बीजेपी यूपी में दिखाई दी। इसी प्रकार से एग्जिट पोल में बिहार, दिल्ली, लोकसभा चुनावों में मध्य प्रदेश, हर स्टेट के अंदर का एग्जिट पोल जो निकल कर आया, वो एग्जिट पोल अपनी प्रिडिक्शन में एनडीए गठबंधन को आगे जताता हुआ चला गया। लेकिन फिर बड़ा सवाल उठा, सर लेकिन इनकी एक्यूरेसी को लेकर क्या गारंटी है कि ये सही भी हैं कि गलत हो सकते हैं? तो एक बार इनका पुराना इतिहास उठाकर देखते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव 18वीं बार हुआ है, तो जब 17वीं बार हुआ था उस समय क्या था, यानी 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर क्या हाल था। तो देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव में जो एग्जिट पोल इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के द्वारा किया गया था, वो एग्जैक्ट नंबर प्रिडिक्ट कर दिए थे जितना एनडीए का आया था, यानी कि 346 नंबर आया था और ये 343-46 का आंकड़ा अपनी तरफ से प्रिडिक्ट करके बता दिए थे कि हां भाई इतना नंबर ये लोग ले आएंगे। इसी प्रकार से 2014 की अगर बात किया जाए तो जो प्रिडिक्शन था वो 300 टच करने की बात कर रहा था, लेकिन रियल में ये 2014 में पार करते हुए 300 से भी ऊपर का आंकड़ा पा गए थे। यानी 2014 और 2019 में एग्जिट पोल अपने मतलब 2019 में तो बिल्कुल एग्जैक्ट ही एक कंपनी का पहुंच गया था जिसका नाम इंडिया टुडे ग्रुप था। दूसरी तरफ अगर 2014 की बात की जाए तो बड़ा कंजर्वेटिव होते हुए भी जो एग्जिट पोल निकला था उसमें बीजेपी जीतती हुई दिखाई दी थी। लेकिन जब बीजेपी जीतती हुई दिखाई दी 2019 के अंदर, और 2019 का औसत 353 निकाला था, और उस समय मतलब ये प्रॉपर तरीके से जीत रहे थे। लेकिन अभी अगर आप किसी टीवी डिबेट में जाओगे तो वहां पर चर्चा 2004 की होते हुए दिखती है। 2004 की क्यों? क्योंकि 99 में जब अटल जी की सरकार थी, अटल जी की सरकार ने देश में बहुत काम किया था। बहुत काम में से चाहे परमाणु बम का परीक्षण हो, चाहे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो जिसके अंतर्गत सभी देश के बड़े मेट्रोज को आपस में जोड़ना हो, चाहे ग्राम सड़क योजना हो, बहुत सारे काम इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए थे जिससे इंडिया की बहुत ज्यादा दशा और दिशा बदलने वाली थी। इस आधार पर बीजेपी ने 2004 में माहौल बनाया था शाइनिंग इंडिया का, इंडिया शाइनिंग कैंपेन चलाया था कि भाई अब 2004 में बीजेपी सरकार में आने वाली है। उसके आधार पर कैंपेन से हद तक प्रभावित होकर चुनाव की कंपनियों ने या फिर जो चुनाव के अंदर सर्वे कराती हैं उन्होंने अपनी तरफ से 2004 के लोकसभा के अंदर औसत 250 से ऊपर की सीटें बीजेपी को दे दी थी, लेकिन वास्तविकता में 189 सीटें ही निकलकर आई थी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्लस गठबंधन को 186 सीटें दी गई थी, लेकिन वो वास्तविकता में 222 सीटें निकलकर आई थी। अर्थात पिछली बार का जो इलेक्शन हुआ 2004 में जब ये चुनाव हुआ, उस समय 2004 के अंदर एग्जिट पोल में काफी बड़ा अंतर देखने को मिला था। बस यही वो अंतर है जिसे आप जहां जाएंगे वहां पर होता हुआ डिबेट में सुन लेंगे। अगर कोई भी नेता बैठा होगा तो वो एक ही लाइन बोलेगा कि साहब एग्जिट पोल गलत भी होते हैं, 2004 का आंकड़ा उठाकर देख लो, 2004 में एग्जिट पोल के अंदर यह पाया गया था कि इंडिया शाइन कैंपेन फेल मार गया था और फिर यूपीए गवर्नमेंट बनकर आई थी। हालांकि कांग्रेस के पास भी बहुमत का नंबर नहीं था, कांग्रेस भी यहां पर अल्पमत में ही थी, लेकिन कांग्रेस ने अपने साथ साथी गठबंधनों को लेकर के यूपीए गवर्नमेंट का निर्माण कर लिया था और एक गठबंधन सरकार बनकर आई थी। वो गठबंधन अगर ये 132 इधर जुड़ जाते तो संभव है उस समय एनडीए की सरकार बन जाती, लेकिन इनके जैसे लाइक माइंडेड लोग इस तरफ थे तो इनकी सरकार बन गई। इस आधार पर जो भी इस समय इंडिया अलायंस में बैठे लोग हैं वो इसी दिन के इंतजार में हैं कि ये वाला एग्जिट पोल भी इस बार गलत होगा। इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है? इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है सोशल मीडिया कैंपेन। इस पर मैं 4 तारीख के दिन सेशन करूंगा, मैंने ऑलरेडी इसकी प्लानिंग कर ली है। सोशल मीडिया का चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ा, आप सब लोग भी इसके अंदर उपस्थित रहिएगा, क्योंकि असल मायने में अगर 2024 के चुनावों पर सोशल मीडिया का प्रभाव पड़ा होगा तब तो साहब इंडिया अलायंस जीतेगा।
और अगर सोशल मीडिया का प्रभाव नहीं पड़ा होगा तो एग्जिट पोल सही निकलेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जो वॉर चल रही थी, जिस तरह से पूरी ट्रोलर्स की फौज यूट्यूब पर बैठी हुई थी, हम जैसे यूट्यूबर्स के वीडियोस को दे धमाल जो है ब्लॉक करवाया जा रहा था, दे के रिपोर्ट करवाया जा रहा था, डिसलाइक करवाया जा रहा था, एक पूरा कैंपेन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू चलाया जा रहा था 100 मिलियन का क्राउड लेकर के कि दो धमाल। यानी कि सोशल मीडिया पर चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, जो लोग आपको जानते नहीं है वो आकर गाली देकर जा रहे हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो वहां पर युद्ध ऑलरेडी जीत चुकी थी इंडिया अलायंस। लेकिन वास्तविकता में यह धरातल पर आया या नहीं, यही कारण है कि मैं आज कांग्रेस का वो सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें कांग्रेस वाले कन्विंस थे कि इस बार के चुनाव में जीत वही रहे हैं, और उसके पीछे तर्क था उनका कि हमारे इस बार के चुनाव जीतने में सोशल मीडिया पर जो चला है वो देख लीजिए, कितना ज्यादा मिलियन व्यू हमारे कांग्रेस ने किए हैं, बीजेपी कहीं नहीं खड़ी है। इसका मतलब यह था सीधा सीधा कि जो भी इंडिया अलायंस को प्रमोट करने वाले यूट्यूबर थे या फिर कांग्रेस की तरफ से चल रहे चैनल थे, उन्होंने भरसक रीच बनाई है, लेकिन वहां पर एनडीए कहीं नहीं टिका। लेकिन क्या वास्तविकता, इसका वास्तविक एनालिसिस करेंगे अपन उस दिन, क्योंकि मैं आपको यह बताऊंगा कि सोशल मीडिया पर रहने वाला व्यक्ति वोट कितना देने जाता है, सोशल मीडिया पर जो लोग चैट कर रहे हैं उन्होंने कितना वोट पर, ईवीएम पर बटन दबाया है, यह देखने वाला मुद्दा होता है ना। तो यहां पर यह बहुत बड़ी बात है, तो यह अपन एनालिसिस करेंगे। बचाकर रखिए, परसों के दिन हमारा शाम को यही वाला सेशन आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये 2004 का मुद्दा, उम्मीद है कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी बीच में दो राज्यों के विधानसभा के चुनाव भी आ चुके हैं। एक के अंदर बीजेपी जीत चुकी है अरुणाचल प्रदेश में, और दूसरे राज्य के अंदर सिक्किम के अंदर सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट नाम, सिक्किम की जो मतलब सिक्किम क्रांतिकारी जो मोर्चा नाम की पार्टी है, वो चुनाव जीत करके आ गई है, ठीक है साहब। तो विधानसभा के चुनावों के रिजल्ट भी पैरेलली आ रहे हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा लोगों को अपनी तरफ से कांग्रेचुलेट किया जा रहा है। अब आते हैं इंडिया अलायंस की। जैसे एक तरफ तो पूरी तरह चुनाव के अंदर जितनी भी पार्टीज हैं वो सारी पार्टीज अपने अपने लोगों की सीट मानकर कुछ तो चल रही होंगी, तो एनडीए को तो चुनाव के लिए जितनी भी न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने अपनी तरफ से एक नंबर दे दिया कि सर 350 से तो एनी हाउ आप ऊपर चल रहे हो। लेकिन जिस समय एग्जिट पोल आ रहा था उस समय इंडिया अलायंस के सारे नेता दिल्ली के अंदर एकत्रित हुए, इनमें ममता बनर्जी एब्सेंट थी, ये सब लोग एकत्रित हुए और यहां एकत्रित होकर डिसाइड किया गया कि हां भाई बताओ आप कितनी सीट ला रहे हो। इस प्रकार से जैसे होता नहीं है, आप एग्जाम देकर आए, हां भाई बताओ भाई इस सब्जेक्ट में हिंदी में कितने नंबर आ रहे हैं, बोले इतने, इंग्लिश में बोले इतने, बोले इस प्रकार से नंबर जोड़े गए, फिर सारा नंबर जोड़कर 295 एग्जैक्ट नंबर बोल दिया गया, 295, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं। अर्थात ये वाला मतलब मेरा वचन ही है शासन, 295 बोला, देख लेना 295 आएगा। ये एग्जैक्ट नंबर इंडिया अलायंस के द्वारा, इन सभी नेताओं के द्वारा आपसी सहमति के द्वारा, जिसमें आम आदमी पार्टी थी, शिवसेना थी, है ना, आरजेडी थी, समाजवादी पार्टी थी, सभी पार्टी के प्रमुख नेता, कांग्रेस के नेता, इन्होंने अपनी तरफ से प्रॉपर तरीके से आंसर दिया कि 295 धार से नंबर, और हर जगह 295 चल गया। कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से कहा कि अब 295 सीट आ रही हैं। और आप अगर एक बहुत अच्छा विश्लेषण देखें तो जिस समय एग्जिट पोल आ रहे थे तब पहले तो कांग्रेस ने यह डिसाइड किया कि हम लोग टीवी डिबेट में नहीं जाएंगे, लेकिन जब ये बैठक होली, बोले अब तो अपन जीत ही रहे हैं तो जाइए अब टीवी डिबेट में जाइए, और एनडीए के समर्थन में जो टीवी न्यूज चैनल अपनी बातें कर रहे हैं, सो कॉल्ड जो गोदी मीडिया है, क्योंकि पूरा मतलब बीजेपी के पास इनके अनुसार इतना पैसा था कि उन्होंने सारे न्यूज चैनल्स को खरीद लिया और उन सारे न्यूज चैनल्स को कहा कि एक ही नंबर दिखाना है और वो होगा 350 से पार। तो ऐसा कहते हुए बोले वहां जाओ और उनके गढ़ को ध्वस्त करो। तो इनके स्पोक पर्सन सभी लोग चलकर आए और इन्होंने फिर आकर के वापस कहना शुरू किया कि हम 295 ला रहे हैं। और 2 दिन की बात है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल वार गेम चल रहा है। किस बात का वार गेम चल रहा है? बोले ये जानबूझकर इस तरह की हरकत कर रहे हैं ताकि दिमाग में ये डाल दिया जाए कि एग्जिट पोल भी तो कह रहा था कि बीजेपी जीत रही है, तो हम लोग तो सोशल मीडिया पर जीते बैठे थे, तो फिर हम फाइनल रिजल्ट में कैसे हार गए? तो बोले ये विश्लेषण तो उसी दिन होगा। तो इससे पहले क्या सोशल मीडिया ने कुछ नहीं किया क्या? तो सोशल मीडिया ने कुछ नहीं किया, इसका विश्लेषण अभी से चल रहा है कि नहीं साहब, सोशल मीडिया ने बहुत कुछ किया है। एक एक दिन में लोगों के 20-20 मिलियन व्यू हो जा रहे हैं। तो हम तो हर आदमी से कह रहे हैं कि इसका वीडियो देखो, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब इसका फर्क नहीं पड़ा है क्या? 100% पड़ा होगा, हम चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा साहब, इस बात को राहुल गांधी जी से पूछा गया
राहुल गांधी जी ने अपनी तरफ से जवाब देते हुए पत्रकारों से कहा कि ये मोदी जी का अपना निकाला हुआ है, ये मोदी एग्जिट पोल है, मोदी पोल कहिए इसे, मोदी मीडिया पोल नाम दिया राहुल गांधी जी ने इसे। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना है आपने? 295। तो राहुल गांधी जी यहां पर एक और दिशा दे गए इस विषय को। इनसे पूछा कितनी सीटें आ रही हैं, तो इन्होंने जवाब नहीं दिया, इन्होंने कहा सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना है आपने? 295। अब ये लाइन जैसे ही बोली तो तुरंत 295 सुर्खियों में आ गया। साथियों, सिद्धू मूसेवाला एक पंजाबी सिंगर जो कि कभी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, वो सिद्धू मूसेवाला का एक गाना है जिसका नंबर ही 295 है। 295 ऑफिशियल ऑडियो है, 2 साल पहले का पड़ा हुआ है। सिद्धू मूसेवाला की 2022 में एक मतलब गैंग वॉर के अंदर कह लीजिए कि कुछ जो देश के अपराधी कह लीजिए, उन लोगों ने इसको गोली मार दी थी। तो एक प्रकार से इसको पड़ी जो गोली थी उससे पंजाब की राजनीति बहुत ज्यादा गरमाई थी। कांग्रेस ने इसे पूरी तरह से अपना सपोर्ट दिया और कहा कि ये जो हुआ वो गलत हुआ, और इसके भयंकर फॉलोअर्स हैं। पंजाबी सिंगर, जो लोग पंजाबी म्यूजिक सुनते हैं, वो इनको बहुत मानते हैं। ठीक है साहब। तो सिद्धू मूसेवाला का जो गाना है ना, उस गाने में 295 वर्ड यूज किया गया है। 295 राहुल गांधी जी बोल गए। अब उसको बोलने में जो उनका तर्क था, अब मैं उसका विश्लेषण करता हूं। पहले थोड़ा सा जो लोग सिद्धू मूसेवाला नहीं जानते, जो बॉलीवुड के सॉन्ग सुनते हैं, पंजाबी सॉन्ग नहीं सुनते, वो जान लें कि 28 साल की उम्र में 6 साल की म्यूजिक इंडस्ट्री के अपने कैरियर के साथ सिद्धू मूसेवाला दुनिया में बहुत खासा नाम पहचान गया था। लेकिन उनके साथ में जो हुआ वो बहुत ही दुखद था, और उस घटना के अंदर उन्होंने अपने जान गंवाई। उनके ऊपर उनकी हत्या हुई 29 मई 2022 को, और 2022 में इनकी डेथ के बाद से पंजाब की राजनीति में गैंग वॉर और ये जिस प्रकार से अभी चलने वाला जो अपराध है, ये माफिया वॉर, ये सब बहुत ज्यादा सुर्खियों में आने लगा था। ठीक है साहब। जानकारी निकलकर आई कि गोल्डी बरार नाम से कोई गैंगस्टर है, उसने इनकी गोली मारकर हत्या करवाई है। ठीक है साहब। इसके बाद से 295 बहुत हिट हुआ। 295 हिट क्यों हुआ उसके बारे में बात करते हैं। और हां, एक चीज मैं यहां पर और बताना चाहूंगा कि यहां पर राहुल गांधी जी के द्वारा सिद्धू मूसेवाला के समर्थन में, उनके पिताजी के साथ में, भारत न्याय यात्रा में, तमाम जगह उनके साथ में मतलब खड़े होकर के मजबूती दी गई। अच्छा, इस गाने के अंदर एक गाने के अंदर पंक्ति है पंजाबी में, और वो है धर्मा दे नाम ते डिबेट मिलूगी, सच बोलेगा तो मिलू 295 में, जे करेगा तरक्की पुट हेट मिलेगी। ये इनकी गाने की एक पंक्ति है, जिस पंक्ति में जब 295 अभी सेशन के बाद होपफुली आप सब जाके सुनेंगे, उसमें ये वाला जो पंजाबी लाइन है, इसका अर्थ है कि यहां धर्म के नाम पर डिबेट होती रहती है। गाने के अंदर इस प्रकार की पंक्तियां हैं कि धर्म के नाम पर डिबेट होती रहती हैं, यहां सच बोलते हो तो धारा 295 में मिलती है। धारा 295 का मतलब क्या है कि धर्म के नाम पर डिबेट चल रही है। अगर आप सच बोल दिए तो किसी धर्म को ऑफेंड किए हो, और धर्म को ऑफेंड किए हो तो आपके ऊपर 295 लगा दिया जाता है। अर्थात अगर तुम तरक्की करोगे तो तुमको नफरत मिलेगी। अर्थात इन्होंने अपनी तरफ से यह कहा कि भारत के अंदर 295 मिलती है। अभी 295 क्या है? असल में भारतीय दंड संहिता के अंदर, आईपीसी के अंदर एक धारा है 295। ये जो धारा 295 है ना, इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म का अपमान करने के उद्देश्य से उपासना के स्थान को क्षति पहुंचाता है या अपवित्र करता है, तो उस पर धारा 295 के तहत कार्रवाई की जाती है। अब इसको यूं जोड़कर देखिए, किसी धर्म का अपमान करने के उद्देश्य से उपासना के स्थल की क्षति पहुंचाता है। बाबरी मस्जिद विध्वंस को याद करिए। बाबरी मस्जिद विध्वंस यानी कि कोई एक जगह थी जो मस्जिद थी, उसका विध्वंस हुआ, करने वालों पर 295। उसका रिवर्स चलिए, उसके एवज में जो भी धार्मिक हिंसाएं हुई, मंदिर मस्जिद विवाद जहां चला, उन सब में आरोपियों पर 295। तो एक तरह से 295 जो शब्द है वो धार्मिक रूप से एक दूसरे को क्षति पहुंचाने के लिए आईपीसी के अंदर जो धारा लगाई जाती है उस पर है। राहुल गांधी जी का जो 295 वर्ड है वो ये इशारा दे रहा है कि इस बार के चुनाव में चला अल्टीमेटली राम मंदिर ही है, यानी कि मंदिर और मस्जिद ही चला है। 295 दैट मींस धार्मिक उपासना स्थल पर नुकसान पहुंचाने का प्रभाव। तो अगर यह रिजल्ट सही निकलता है तो चुनावी विश्लेषक कहेंगे कि यह प्रेडिक्शन अगर सही निकलता है तो चुनावी विश्लेषक कहेंगे कि भारतीयों ने अपने मन में कांग्रेस के द्वारा राम मंदिर ना जाने का
बदला वोट से निकाला है, या फिर लोग अपने प्रिडिक्शन में यह कहेंगे कि किसी ना किसी प्रकार से मन में लोगों ने राम मंदिर के प्रति आस्था रखते हुए चुनाव का रिजल्ट सुनाया। इसका मतलब यह हुआ कि इस बार राम मंदिर का मुद्दा, जो बाद में सोशल मीडिया पर आए हुए कुछ नए क्रांतिकारी युवाओं के चलते दब गया था, वो कहीं ना कहीं अंडर करंट बनकर लोगों के मन में था। अब राहुल गांधी जी के इस शब्द का मीनिंग क्या निकलेगा, यह तो आने वाली 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल लोग इससे अपनी अपनी बातें निकाल रहे हैं। कैसे? क्योंकि राहुल गांधी जी इसकी एवज में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले थे अपनी भारत जोड़ो यात्रा के अंदर, और उन्होंने इस बात को खूब अच्छे से कहा था कि भाई भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत है, मैं उसे मिटाने के लिए बाहर निकला हूं। और यही कारण है कि वो इनके पिताजी के साथ, जो मूसेवाला के पिताजी हैं, उनके साथ भी भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई दिए थे, सिद्धू मूसेवाला के घर भी जाकर दिखाई दिए थे। तो इस प्रकार से चीजें रही। तो उम्मीद है कि आप इन चीजों को रिलेट कर गए होंगे। अब बात करते हैं दुनिया ने भारत में हुए इन चुनावों पर क्या प्रतिक्रिया दी। तो सबसे पहली प्रतिक्रिया देखते हैं अमेरिकी न्यूज चैनल ब्लूमबर्ग की। उन्होंने इस एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इंडियाज एग्जिट पोल सिग्नल्स ए लैंडस्लाइड विक्ट्री फॉर नरेंद्र मोदीज पार्टी। लैंडस्लाइड विक्ट्री यानी कि जबरदस्त जीत की तरफ इशारा करती है। एक्सटेंडिंग हिज डेकेड इन पावर अटॉप द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। इनकी जो सत्ता है अब यह देश की नहीं, दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था की सत्ता होगी। ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे का कारण सुन लीजिए। यह कल का ट्वीट है ब्लूमबर्ग वालों का, लेकिन इसके पीछे तर्क क्या था अब वो सुनते हैं। 31 मई को साथियों आंकड़े आए, और वो आंकड़े क्या थे कि भारत 8.2% के हिसाब से 2023-24 के अंदर ग्रो किया है। जो चौथा क्वार्टर था ना हमारी जीडीपी की ग्रोथ का, वो 8.2% के हिसाब से ग्रो करता हुआ दिखाई दिया। अनुमानित था कि हम 7.4% से ग्रो करेंगे, आंकड़े आए 8.2% के हिसाब से ग्रोथ के, जो कि दुनिया भर में हेडलाइन बन गए। इंडिया दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, सोचा था 7.5% से बढ़ोगे, 8.2% के हिसाब से ग्रो किए, जिसमें से इंफ्रास्ट्रक्चर 8.9% के हिसाब से पिछले 3 महीने के अंदर ग्रो किया है। यह जानकारी बाहर निकलकर आई। इतना ही नहीं, जर्मनी ने भारत वालों को कांग्रेचुलेट भी कर दिया है कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के अंदर चुनाव कंप्लीट हो गए हैं और हम नई सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के अखबार का कहना है कि टीवी के एग्जिट पोल की समरी को देखा जाए तो मोदी फिर से एक बार चुनाव जीत गए हैं। हालांकि अपोजिशन कह रहा है कि वो मेजॉरिटी में रहेंगे, लेकिन एग्जिट पोल कहते हैं कि मोदी चुनाव जीत रहे हैं। ऐसे ही पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने भी कहा है कि बाजार इस बात को बहुत सकारात्मक रूप से ले रहा है। मैं अगेन कह रहा हूं, कल जब बाजार खुलेगा इस एग्जिट पोल का नतीजा, मतलब हो सकता है कि 77,000 क्रॉस कर जाए। ये मार्क करके चलना, क्योंकि लोग इस बात को बहुत अलग तरीके से लेने वाले। देखते हैं कल का मार्केट देखने योग्य होगा, हो सकता है उस पर रोक लगा दी जाए, मतलब बीच में उसको स्टॉप किया जाए। तो मोदी अलायंस टू बिग विन, ये रॉयटर्स ने कनेक्ट किया, मतलब दुनिया भर में एग्जिट पोल की खबर बनी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, एज वोटिंग एंड्स इन इंडिया मोदी अवेट ए वर्डिक्ट ऑफ हिज 10 ईयर इन पावर। अल जजीरा सब जगह मोदी की वापसी को लेकर एग्जिट पोल को जो आए हैं उनको कवर किया गया। इसी बीच में एक वेस्टर्न वर्ल्ड के व्यक्ति ने अपने द्वारा ट्वीट किया, जो काफी प्रभावशाली व्यक्ति माने जाते हैं, पॉलिटिशियन हैं, नॉर्वे के हैं। इन्होंने लिखा, एग्जिट पोल बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी फिर से सत्ता में आ रहे हैं। अब तो कम से कम वेस्टर्न मीडिया को सोचना चाहिए कि जो भारत के बारे में और मोदी के बारे में वो जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, उन पर उन्हें अब विचार करना चाहिए। द मे बी टाइम फॉर वेस्टर्न मीडिया टू रीथिंक देयर कंस्टेंट नेगेटिव कवरेज ऑफ इंडिया एंड मोदी। बोले इस पर इन्हें विचार करना चाहिए। ऐसे ही एक अमेरिका की महिला हैं, ये सिंगर हैं, और ये मोदी जी को कांग्रेचुलेट कर रही हैं कि आप वर्ल्ड के बेस्ट लीडर बनकर उभर रहे हैं। दुनिया भर से जो भी प्रतिक्रियाएं थी वो हमने आपको बताई। इसी के साथ साथ भारत सरकार ने ऑलरेडी भविष्य को लेकर प्लानिंग की मीटिंग भी शुरू कर दी है। मोदी जी के द्वारा बाकायदा एक मीटिंग बुलाई गई कि नई सरकार का एजेंडा क्या होगा जैसे ही सरकार हैट्रिक करेगी। बाकी आप सबसे हम इतनी देर तक सुनाए हैं आपको ये सारी कहानी, आपकी राय भी जान लेंगे कमेंट बॉक्स में। छोटी सी गुजारिश कर लेते हैं, 32,000 से ज्यादा लोग लाइव हैं और लाइक कुछ भी नहीं है, कृपया करके लाइक कर दें।
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां से आगे जो विश्लेषण मिलने वाले हैं चुनाव रिजल्ट्स के बाद, जैसे भी रिजल्ट्स होंगे उस पर विश्लेषण जरूर बनेगा। विश्लेषण लेकिन एक ही बात पर बनेगा कि क्या सोशल मीडिया का प्रभाव रहा। यही सबसे बड़ा प्रभाव होगा जो हम 4 तारीख के दिन शाम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई खर्चा नहीं लगता है, जाके क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, और ऑलरेडी अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो साथियों से इस वीडियो को शेयर कर दें और उनसे कहें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। और हाँ, कल सुबह अपनी पाठशाला पर मिलेंगे हम वापस से रियल न्यूज एंड एनालिसिस में, देश और दुनिया की 5 जबरदस्त खबरों के साथ। तो जी दोस्तों, वीडियो भी खत्म। वीडियो तो काफ़ी डिटेल थी, अंकित साहब ने तो शुरू से लेकर आने तक एक एक चीज़ भी क्लियर कर देते हैं कि 2000 मतलब 18-19 में कितनी सीटें निकाली, फलां, मतलब एक एक चीज़ क्लियर कर दी, उधर हम जाने वाले नहीं हैं भाई। फिक्र जो दिया ना, पहली बात मैं एक और करना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा, बड़ी मज़ेदार बात है। मतलब एक शेर के खिलाफ सारे गिद्दड़ इकट्ठे हो गए, गिद्दड़ों ने एक झुंड बना लिया, और मुझे लगता है कि ये गिद्दड़ों का झुंड फिर भी उस शेर को नहीं गिरा सकेगा, मेरा दिल मानता है। ये चाहे 295 का फिगर दे रहे हैं, हकीकत में देखा है, वीडियो ऐसे देखी है जिसमें शेर होता है। अब वो भी जो ये होते हैं ना ज़ेब्रा या इस तरह के जानवर, उनके आगे दौड़ रहा होता है शेर भी। अब वो पहले वाले शेर भी नहीं रही भाई, उनमें भी फर्क आ चुका है काफी। ये देखो फिर हैरानगी होती है। हाँ, अब जो है ना डुप्लीकेट शेर है, हैरानगी होती है कि शेर आगे दौड़ रहा है दूसरे आम जानवरों के सामने। शेर की बड़ी बड़ी धुलाई भी होती है। अब पता है सारी गिद्दड़ पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं, सारे चोरों चक्के इकट्ठे हो गए हैं, सारे फराडिये इकट्ठे हो गए हैं, सारे 2 नंबर बंदे इकट्ठे हो गए हैं, और उन्होंने नाम लिखा है इंडिया अलायंस का, और अपनी तरफ से दे रहे हैं कि भाई हम सिद्धू मूसेवाले का आपने गाना सुन रखा है 295। या जिस तरह हमारी तरफ थी पीडीएम, हाँ, इसी तरह हमारे यहाँ भी ऐसे ही हुआ था, एक शेर के खिलाफ सारे गिद्दड़ कुत्ते चोर इकट्ठे हो गए थे, फराडिये। वो गिद्दड़ तो सारे इकट्ठे हो गए, लेकिन वो जो सबसे ज्यादा कह लें कि पावरफुल थे, उन्हीं की वजह से सबसे बड़ी जो गिद्द है भाई, जो पाकिस्तान नहीं, सब्र भी होता है। गिद्दड़ थे, लुम्बड़ थे इकट्ठे, चलाकी इनकी थी, और उनकी भी चलाकी थी। वो थे बिगयाड़, और वो क्या बोलते हैं दूसरे उनको यार, वो जो यार वो मारखोर ज़्यादा होते हैं, भेड़िए। पाकिस्तान के अंदर भेड़िए, आप समझ रहे हो कि मैं भेड़िए किनको कह रहा हूँ, वैश्य नहीं आए, आप पॉइंट आउट ना करें। भेड़िए, गिद्दड़, लुम्बड़, चोर चक्के सारे पाकिस्तान में इकट्ठे हो गए थे, तो इस वजह से इमरान खान को गिरा लिया गया। इंडिया के अंदर बात अलग है, इंडिया के अंदर जो सिर्फ गिद्दड़ और लुम्बड़ इकट्ठे हैं, और गिद्दड़ों से तो शेर गिरता नहीं है, तो ये गिरने वाला नहीं है। मोदी साहब, मुझे लगता है कि लिख लो, नेक्स्ट पीएम मोदी साहब है। हालांकि ये बड़ा मोहतात कह रहे हैं कि भी हमारे पास 295 हैं सीटें, नहीं होंगी, उनकी 350 तो उनकी सीटें बंद जो अपोजिशन होती है ना, ऐसे बगियाँ मारती रहती है, उनका एस्टिमेटेड दे दिया होगा, लाजमी ये तो नहीं है कि 295 इन्होंने लेनी है। वैसे अगर इंडिया अलायंस अभी तक मैंने आज न्यूज़ सुनी है ना, उसके मुताबिक अभी तक जो है ना पीएम मोदी साहब जो है वो बहुत भारी अक्सरियत से आ गए हैं, थोड़ी सी भी नहीं, भारी अक्सरियत से आ गए हैं। वो 365 का फिगर नहीं आ रहा उनका भी। हाँ जी, उनका तो 400 पार की बात कर रहे हैं। अगर 400 पार होता है तो उसका मतलब ये है कि वो आइन के अंदर तरमीम कर सकते हैं। इंडियन आइन के अंदर, इंडियन जो संविधान जो वो बोलते हैं उसके अंदर तब्दीली ला सकते हैं। अगर इंडिया यानी कि पीएम मोदी बीजेपी की 400 सीटों से या 400 सीटें लेती हैं, तो 400 तो मैं नहीं कंफर्म कह सकता कि लेगी कि नहीं लेगी, इसमें मुझे डाउट है, लेकिन पीएम मोदी के आने में मुझे डाउट नहीं है। मुझे लगता है, मेरा दिल मानता है कि इस मरतबा भी फिर पीएम मोदी। आपका क्या दिल मानता है? एक दिन रह गया, कल के दिन है, परसों तक ज़्यादा 25-30 घंटे बाकी होंगे तो फिर पता चल जाएगा मजेदार तो क्या होगा। तो बड़ा लंबा इलेक्शन चला, 42 के 45 दिन का इलेक्शन, फेजेस हुई हैं, 7 हाँ नहीं हो गया, खत्म हो गया। यार हमारे जहाँ होता है ना पाकिस्तान में, वो पंजाब में अलग से होता है, दूसरे जो हमारे जो सूबे हैं उसमें अलग अलग नहीं इकट्ठा होता है, एक दिन होता है सब।
यार ये और पाकिस्तान में सारा एक दिन में होता है भाई, कैसे एक दिन मैनेज कर लेते हैं? इतना ज्यादा पाकिस्तान है। नहीं इतना सा फिर भी 25 करोड़ अवाम है यार। 25 करोड़ में से कितने लोगों ने वोट कास्ट करना होता है? कोई 25 करोड़ अवाम है तो कम से कम को 10-15 करोड़ तो करेगी। कास्ट पाकिस्तान की बहुत कम आती है, पाकिस्तान की 7-8 करोड़ में कितनी मुझे याद नहीं, इतनी आती, बहुत कम, इससे भी कम आती है कास्ट। यार वो कौन सा उन्होंने असली काउंटिंग करनी होती है, अंदाजे से अंदाजा भी क्या होता है, जिसको उन्होंने लाना होता ले आते हैं। असलम भाई, अंकित भाई की बातें सुनी, उन्होंने तो बड़ी डिटेल बातें की। आपको क्या लगता है इस वक्त नेक्स्ट पीएम? भाई टोटल जो रेपुटेशन सामने आ रही है ना, वो बीजेपी की मोदी साहब की है, और कन्फर्म कहता हूँ कि लाजमी बीजेपी। तुम गिदड़ों लुमड़ों को जितवा रहे हो या शेर को जितवा रहे हो? देखें तो चोर चक्कों को। मेरे देखें कि हालात कुछ बदल सकते हैं, लेकिन अगर मैं पॉपुलरिटी देखूं तो वो तो पीएम जो नरेंद्र मोदी हैं उनकी ज़्यादा इस वक्त है, लेकिन हालात भी फिर भी बदल सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता इसके मुताल्लिक। असल में पता है बात क्या, अगर हमारे वाला सीन उधर होता ना, जैसे हमारे कंट्री में होता है, इलेक्शन भी होते हैं, वोट भी कास्ट होते हैं, काउंटिंग भी होती है, सारा कुछ होता है, लेकिन बाद में जिसके हक में ज़्यादा वोट डाले जाते हैं उसको उल्टा करके दूसरे को जिता देते हैं, वो वहाँ पे सिचुएशन नहीं है। तो इसी वजह से मैं यही कहूँगा कि पीएम मोदी साहब जो है वो 18वां दोबारा आ रहे हैं। मेरे ख्याल इंडिया के लिए 18वां इलेक्शन है। ये भी एक इंडिया के लिए बहुत अच्छा साइन है कि उनकी तमाम असम्बली ने अपनी मुद्दत पूरी की और इंडिया मार्शल नहीं लगा। ये बहुत प्लस पॉइंट इंडिया का, और इंडिया के यही वजह तरक्की की वजह भी यही है कि उधर जो है अवाम का मैंडेट लेने वाले ही सामने आते हैं। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती पकड़ कर गले से उतार नहीं सकता, ला नहीं सकता। इंडिया की अवाम ही है जो किसी को ला भी सकते हैं और किसी को उतार भी सकते हैं। मैं कहता हूँ इंडिया बेस्ट कंट्री है। हम होते तो आज हम भी पीएम मोदी को ही उधर वोट करते, इधर इमरान खान और उधर पीएम मोदी साहब, क्योंकि बाकी तमाम कंट्रीज जो है ना कंट्री करप्ट पार्टीज वो करप्ट है। ये जो पप्पू की पार्टी ना, पप्पू कांग्रेसी, पप्पू कांग्रेसी, उसकी पार्टी तो मैं कहता हूँ ये जो उसने ऐसे तुक्के से कह दिया है 295 हम सीटें लेकर आ रहे हैं। सिद्धू की भी याद ताज़ा हो गई। सच बोलेगा तो मिलू 295, करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। बातें वो भी सही कर गया, लेकिन मैं 295 को दफा आया इंडिया में ना, उसमें हाँ लागू होती है 295 आया आई थिंक, मुझे लगता है। वो भी जो कह लें कि जो कांग्रेस का नुमाइंदा था वो भी जब इलेक्शन पर गए उसने भी जो है ना टिकट जो ली थी वो कांग्रेस से ली थी, लेकिन बेचारे का पहले ही सफाया कर दिया किसी ने। खैर मुझे तो नेक्स्ट पीएम मोदी नज़र आ रहा है। दोस्तों आपको कौन लगता है? जैसे कमेंट बॉक्स आपके लिए है। मिलते हैं नई वीडियो में, गॉड ब्लेस यू।